बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं CNS फार्माकोलॉजी और जो हमारा चैप्टर जा रहा है वो है लोकल एनेस्थेटिक्स। कल हमने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी, फार्माकोकाइनेटिक्स डिस्कस की और इनकी जो क्लासिफिकेशन है वो भी डिस्कस कर ली थी। आज हम देखते हैं मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन। तो ये आप देखें कि ये एक न्यूरॉन है, यानी कि न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, न्यूरोनल मेम्ब्रेन है। और ये क्या चीज़ है? ये सोडियम चैनल है। ठीक है, आपको पता है कि सोडियम चैनल का एक एम गेट होता है जो कि एक्टिवेटिंग गेट होता है और एक एच गेट होता है जो कि इनएक्टिवेटिंग गेट होता है। तो यहाँ पे लोकल एनेस्थेटिक ने करना क्या है? ये आपके पास लोकल एनेस्थेटिक है, यानी ये आपका ड्रग है। ये अभी नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म में है। ये ड्रग नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म में इस न्यूरॉन की मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा और इंट्रासेलुलर आ जाएगा। ठीक है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर साइड है और ये इंट्रासेलुलर साइड है। क्योंकि आपको पता है कि जो नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म होती है वो जल्दी मेम्ब्रेन क्रॉस कर लेती है, इजीली क्रॉस कर लेती है। इस वजह से ये नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म में मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इंट्रासेलुलर आ जाएगा। ये इंट्रासेलुलर में क्या करेगा? यहाँ आके ये हाइड्रोजन आयन के साथ कंबाइन करना है और आयोनाइज्ड हो जाना है। ठीक है, अब ये ड्रग आयोनाइज्ड फॉर्म में, ये ड्रग जो लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं ये आयोनाइज्ड फॉर्म में ही एक्टिव होते हैं। जो नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म है वो इनएक्टिव होती है और जो आयोनाइज्ड फॉर्म है वो एक्टिव होती है। तो ये यहाँ भी अब ड्रग एक्टिव हो गया, तो अब इसने क्या करना है? इसने सोडियम चैनल को बाइंड करके ब्लॉक कर देना है इनएक्टिवेटिंग स्टेट में। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जब एम गेट ओपन है और जब एच गेट क्लोज होता है तो सोडियम चैनल जो होता है वो इनएक्टिवेटेड स्टेट में होता है। तो यहाँ पे यही बात लिखी हुई है कि लोकल एनेस्थेटिक्स जो होते हैं ये सोडियम चैनल को इनएक्टिवेटेड स्टेट में ब्लॉक करते हैं। ठीक हो गया, यानी कि अब जो इनएक्टिव स्टेट में ब्लॉक करेंगे तो क्या होगा कि सोडियम चैनल की जो रिकवरी है वो स्लो हो जाएगी। ठीक है, रिकवरी स्लो होने से जो एक्शन पोटेंशियल की प्रोपगेशन जो होती है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो यही आपका बेसिक मकसद है लोकल एनेस्थीसिया का। देन आप देखें कि आप एक बात यहाँ मैं आपको बताना भूल गया हूँ, ये भी है कि जो रिफ्रैक्टरी पीरियड है, क्योंकि सोडियम चैनल जब वो ज़्यादा देर तक इनएक्टिवेटेड स्टेट में है तो इससे क्या होता है, इससे रिफ्रैक्टरी पीरियड जो होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है। तो ये भी एक आपका MCQ पॉइंट है। देन हम देखेंगे नर्व फाइबर सेंसिटिविटी, या इसका मतलब ये है कि कौन से फाइबर जो होते हैं वो आपके लोकल एनेस्थीसिया को ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ज़्यादा जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं। तो जो टाइप B एंड टाइप C जो नर्व फाइबर्स होते हैं जो कि पेन कैरी करते हैं वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। इससे कम होते हैं टाइप A डेल्टा फाइबर्स जो कि पेन एंड प्रेशर कैरी कर रहे होते हैं। उससे कम होते हैं टाइप A बीटा एंड टाइप A डेल्टा, और सबसे लास्ट में आते हैं टाइप A अल्फ़ा। ठीक है, यानी टाइप B एंड टाइप C सबसे ज़्यादा जल्दी रिस्पॉन्ड करेंगे, इजीली रिस्पॉन्ड करेंगे। उससे कम है टाइप A डेल्टा, उससे कम होता है टाइप A बीटा एंड टाइप A गैमा, और सबसे आखिर में होता है टाइप A डेल्टा। चलें, और जो रिकवरी होती है सोडियम चैनल्स की वो इन न्यूरॉन्स में वो रिवर्स ऑर्डर में होती है। ठीक हो, ये ऑर्डर आपने रिवर्स करना है तो आपके जो रिकवरी का ऑर्डर भी आपके पास आ जाएगा। देन आप देखें कि कुछ सोडियम चैनल टॉक्सिन्स होते हैं, ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ये इस तरह के सवाल जो होते हैं ज़्यादातर बुरी किस्मत का ही नतीजा होते हैं। तो आप देखें कि टेट्रोडोटॉक्सिन है और सेक्सीटॉक्सिन। टेट्रोडोटॉक्सिन आपके पास आता है पफर फिश से, और जो सेक्सीटॉक्सिन है ये आता है रेड टाइड से। रेड टाइड होती है बेसिकली एक अलजी की टाइप है। तो ये दोनों टॉक्सिन जो हैं ये सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करेंगे एक्टिवेटेड स्टेट में। ठीक है, अब ये डिफरेंस हो गया कि जो लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं वो करते हैं इनएक्टिवेटेड स्टेट में ब्लॉक, और ये हमने जो टॉक्सिन्स पढ़े हैं ये ब्लॉक करेंगे एक्टिवेटेड स्टेट में। तो इससे क्या होगा, इससे सोडियम चैनल का जो इन्फ्लक्स है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। देन आप देखेंगे सीक्वाटॉक्सिन है और बेटरेकोटॉक्सिन है। सीक्वाटॉक्सिन आ रहा है एक्जोटिक फिश से, और जो बेटरेकोटॉक्सिन है वो फ्रॉग से आ रहा है। ये सोडियम चैनल के साथ एक्टिवेटेड स्टेट में बाइंड करेंगे और सोडियम के जो चैनल का जो इन्फ्लक्स है, यानी कि जो सोडियम का इन्फ्लक्स है उसको प्रोलॉन्ग कर देंगे। तो ये भी कुछ 2 MCQ पॉइंट हो सकते हैं, भी आपने एक बार मेमोराइज़ कर लेने। लास्ट में आप देखें क्लिनिकल यूजेस हैं। क्लिनिकल यूजेस बिल्कुल वही हैं जो सिंपल से माइनर सर्जिकल प्रोसीजर्स में हम यूज़ करते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स को। ठीक है, और हम मोस्टली इनको देते हैं एपिनेफ्रीन के साथ कंबाइन करके। इसकी रीज़न मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि एपिनेफ्रीन लोकली वैसोकंस्ट्रिक्शन कॉज करेगी, जिसकी वजह से जो हमारा जो लोकल एनेस्थेटिक है इसकी सिस्टमिक अब्जॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। और हम इसको एक और ड्रग के साथ भी कंबाइन करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कंबाइन करने का जो मकसद है वो ये है कि आप देखें कि ये जो ड्रग ने नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म में इसको क्रॉस करना है। अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे तो यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो अल्कलाइन हो जाएगा, यानी कि उसकी जो हाइड्रोजन आयंस की जो अमाउंट है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये ड्रग बाहर एक्स्ट्रा सेलुलरली आयोनाइज नहीं होगा, ये नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा और ईजिली क्रॉस कर देगा। तो ये मकसद होता है सोडियम बाइकार्बोनेट देने का, और ये भी आपका MCQ माइंड है। देन आप देखें आर्टिकेन जो है उसका जो ऑनसेट है वो सबसे ज़्यादा फास्ट होता है। इसके अलावा हम इनको स्पाइनल एनेस्थीसिया में भी यूज़ करते हैं और पोस्ट ऑपरेटिव एनाल्जेसिया में भी यूज़ करते हैं।
तो ये कुछ क्लिनिकल यूजेज हैं। इसमें एपिनेफ्रीन वाला पॉइंट और सोडियम बाइकार्बोनेट वाला पॉइंट है, ये आपने याद रखना है कि सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करता है, ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है इसको अल्कलाइन बना देगा। जब ये इन्वायरमेंट अल्कलाइन हो जाएगा तो हमने इसकी जो आयोनाइज ड्रग की आयोनाइजेशन जो है वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन की तादाद बहुत कम है। तो वो इजीली मेम्ब्रेन क्रॉस करके अंदर जाएगा और वहाँ जाके आयोनाइज्ड होगा जहाँ पे उसने काम करना है। तो ये क्लिनिकल यूजेज हैं। अब हम देखते हैं साइड इफ़ेक्ट्स। टॉक्सिसिटी पे हैं तो आप देखेंगे CNS साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। CNS साइड इफ़ेक्ट्स में कौन कौन से हैं, सिडेशन है, ठीक है, रेस्टलेसनेस है, निस्टैगमस है और टॉनिक क्लोनिन कन्वर्जन है। वैसे इतने इनके साइड इफ़ेक्ट्स आते तो नहीं हैं, क्योंकि ये हमने लोकली ही इन्होंने एक्ट करना होता है इन्होंने, लेकिन अगर उनकी सिस्टेमिक अब्जॉर्प्शन हो जाती है तो फिर यही टॉक्सिसिटी इनकी डिवेल्प होती है। चलें कार्डियोवैस्कुलर में आएँ तो कोकेन के अलावा सारी की सारी ड्रग्स जो हैं वो वैज़ोडाइलेटर्स हैं, ठीक है। हमने पहले बात की थी कि कोकेन जो है उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है कि वो वैज़ो कंस्ट्रिक्शन कॉज करती है नॉर एपिनेफ्रीन के अपटेक को ब्लॉक करके। तो कोकेन के अलावा बाकी सारी ड्रग्स जो होती हैं वैज़ोडाइलेटर्स होती हैं। इसके अलावा ये ब्रेडिकॉर्डिया भी काज करती हैं। एलर्जीज़ भी हो सकती हैं, ठीक है। और जो प्रिलोकेन का जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स हैं वो मेट हीमोग्लोबिन ग्लोबिनीमिया कॉज करती हैं। ये भी आपका MCQ पॉइंट है। लास्ट में देखें अगर टॉक्सिसिटी डेवलप हो गई है तो हम इसको ट्रीट कैसे करेंगे। तो इनके लिए कुछ स्पेशल एंटीडोट तो नहीं होता, सिम्टोमेटिकली हमने ट्रीट करना होता है। तो अगर कन्वर्जन आ रही है उनको ट्रीट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम डाइज़ेपाम देंगे और थायोपेंटल देंगे। इसके अलावा न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग भी दे सकते हैं। और जो बुपीवाकेन की अगर हमने ओवरडोज दे दी है तो उसकी वजह से जो टॉक्सिसिटी डेवलप हो गई उसको हम रिजॉल्व करेंगे लिपिड रिससिटेशन से, ठीक है। IV लिपिड को हम एडमिनिस्टर करेंगे, इसको हम कहते हैं लिपिड रिससिटेशन। तो ये कुछ मैनेजमेंट के पॉइंट्स हैं जो आपने मेमोराइज़ कर लेने।